Hello friends, my name is Sitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Utilitarian IAS। दोस्तों हम लोग अपने जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज एक्वेटिक सिस्टम में जो हमारा एक पोर्शन बचा हुआ था दैट वाज एस्चुरी इकोसिस्टम। तो आज हम उसको लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट नीड टू टेल यू कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो पहले एस्चुरी इकोसिस्टम जो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने लेक के बारे में कल कर लिया था, वेटलैंड के बारे में भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। तो दैट इज़ ऑलरेडी कवर्ड। एक एस्चुरी इकोसिस्टम का बचा हुआ है, तो इसमें मैं बात करूँगा एस्चुरी इकोसिस्टम के बारे में। जनरल से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फॉर्मेशन, एस्चुरी की फॉर्मेशन कैसे होती है इसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि एस्चुरी और लगून के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलते होंगे, सुनने को मिलते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा मैं वो भी आपको बताऊंगा। देन वी विल मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्चुरी इकोसिस्टम। ये प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा हमें पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द इशूज़ और प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द एस्चुरी इकोसिस्टम। तो थोड़ा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बेसिकली मेंस के परस्पेक्टिव से है, तो प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से क्योंकि ये नहीं है, सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा भी नहीं। बट येस वी हैव प्रोवाइडेड यू सम पॉइंट्स इन योर नोट्स, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो एस्चुरी इकोसिस्टम खत्म होने के बाद हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव इकोसिस्टम देखिए, मैंग्रोव जो है ये अपने आप में एक इकोसिस्टम भी है और मैंग्रोव जो है वो फॉरेस्ट भी है, ठीक है। तो कई बार जो है इंटरचेंजेबली लोग इनका यूज़ करते हैं। मैंग्रोव एक इकोसिस्टम भी होता है सेपरेट और एक फॉरेस्ट भी होते हैं। सो विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैंग्रोव्स एंड द इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द मैंग्रोव्स, व्हाट आर द थ्रेट्स टू द मैंग्रोव्स। उसके बारे में मैंग्रोव का इंडिया में क्या कॉन्टेक्स्ट है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं, किस तरह के मैंग्रोव पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि मैंग्रोव जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम एंड दे प्रोवाइड अस लॉट ऑफ सर्विसेज, लॉट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्लडिंग एंड ऑल दैट। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है कौन कौन से स्टेप हमने लिए हैं ये भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मैंग्रोव खत्म होने के बाद जो थर्ड जो एस्पेक्ट मैं को कवर कराने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी योर कोरल रीफ। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी। कई बार रेगुलरली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कोरल रीफ्स। कोरल रीफ की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, कोरल रीफ्स की ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कोरल रीफ को कौन कौन से थ्रेट्स हैं, व्हाट डू वी मीन बाय द कोरल ब्लीचिंग, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए हैं। सो वी नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोरल रीफ। देखिए कोरल रीफ अपने आप में बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। तो मेजरली चीज़ें जो हैं हमने यहाँ से कवर करने की कोशिश की हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप कोई टेस्ट सीरीज़ करते हो वहाँ से अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट कोरल रीफ तो आप उसको अपने नोट्स में यहीं पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ गोइंग टू देयर। सो एट द एंड ऑफ द क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू सम MCQs ऑल्सो, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। MCQs देंगे आपको वो सोल्व करने हैं। कमेंट सेक्शन में आप उनके आंसर लिख के बता सकते हो, ठीक है। बाकी बाद में इन पे जो सर है वो डिस्कशन लेंगे ही, ठीक है। सो MCQs आपको जरूर सोल्व करना है बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आप जितना मर्जी पढ़ लो, अगर आप वहाँ से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर वहाँ पे मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो सिर्फ आधा ही काम होता है, ठीक है। सिर्फ पढ़ लेना ही जो है पूरा काम नहीं होता। यू ऑल्सो नीड टू अटेम्प्ट सम MCQs एंड यू ऑल्सो नीड टू हैव सम प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग ऑल्सो, ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं, ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सको। तो ये सारे टॉपिक होने के बाद जो है हमारा फोर्थ यूनिट या फोर्थ चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है। फिर हम लोग जो है फिफ्थ चैप्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्चुरी इकोसिस्टम। एस्चुरी इकोसिस्टम, तो एस्चुरी इकोसिस्टम आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड। पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर ऑप्शन में आ जाता है तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। अब ये मोस्ट प्रोडक्टिव क्यों है, देखिए एस्चुरी वहाँ मिलता है जहाँ से लैंड से जो है रिवर आ रही होती है। नाउ दिस रिवर इज, अब ये फ्रेश वाटर रिवर है, ठीक है, फ्रेश वाटर। यहाँ पे आपका ओशन बॉडी है, कोई बड़ा वाटर बॉडी है जो आपका सोल्टी होता है, ठीक है। तो आपका ये जो ओशन के अंदर बहुत सारी सैलिनिटी होती है, अराउंड 35 पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर थाउजेंड, सॉरी, ठीक है। तो रिवर्स यहाँ से आ रहे होते हैं, रिवर इज ब्रिंगिंग फ्रेश वाटर। यहाँ पे ऑलरेडी आपका सोल्टी वाटर है, तो यहाँ पे जो रिवर जब ड्रेन करती है आपके ओशन के अंदर विद फुल स्पीड,
स्पीड के साथ जो वो ड्रेन करती है तो यहाँ पे एस्चुरी बनाती है। सो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन एरिया है, ये जो ट्रांजिशन एरिया है जहाँ पे फ्रेश वाटर और सोल्ट वाटर मिक्स होता है, तो इसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर। ये हम लोगों ने कल भी किया था, लेक वाले इकोसिस्टम में किया था, ब्रैकिश। तो फ्रेश वाटर की जो सैलिनिटी होती है दैट इज लेस देन 5 पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड, और जो सलाइन वाले की होती है दैट इज अराउंड 35 पार्ट्स पर थाउजेंड और मोर देन दिस। जो ब्रैकिश होता है उसकी होती है बिटवीन 5 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड सैलिनिटी होती है। अब ये क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन है जहाँ पे फ्रेश वाटर और सोल्ट वाटर दोनों मिक्स होते हैं, दिस इज योर ब्रैकिश वाटर। और यहीं पे बनती है हमारी एस्चुरी, यहीं पे बनती है हमारी एस्चुरी। तो इसको ही हम लोग एस्चुरी इकोसिस्टम बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों तरह की लाइफ को सस्टेन कर सकता है, इसलिए यहाँ की प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी हाई होती है, राइट। सो दैट इज द थिंग। तो एस्चुरी इज दैट एरिया वेयर फ्रेश वाटर रिवर और स्ट्रीम मीट्स विद द ओशन। तो जहाँ पे ओशन और फ्रेश वाटर रिवर जो है मीट करती हैं, जहाँ पे कन्फ्लुएंस करती हैं, दैट इज योर एस्चुरी एरिया, दैट इज योर एस्चुरी। तो यहाँ पे ब्रैकिश वाटर मिलता है, ब्रैकिश। तो ब्रैकिश जो है नीदर टू फ्रेश नोर टू सॉल्टी, दिस इज द इंटरमीडिएट रेंज। ठीक है, ये हम लोगों ने कल किया था। ठीक है, तो वही ट्रांजिशन एरिया जो मैंने आपको पढ़ाया था, इकोटोन, इकोटोन भी है ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास। ठीक है, इकोटोन। तो ये जो एस्चुरी वाला रीजन होता है दैट इज योर इकोटोन ऑल्सो। आपकी जो मार्श लैंड होती है, जो स्वम्प लैंड होती है, जो आपके मैंग्रोव्स होते हैं ना, दे आर योर इकोटोन। तो इकोटोन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। दिस इज योर ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इको सिस्टम। जैसे एक तरफ आपके जो है थिक फॉरेस्ट थे, दूसरी तरफ आपका जो है डेजर्ट था। तो डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का जो इकोस्टोन होता है इसके बाद ग्रास लैंड है ना, दिस इज योर ग्रास लैंड। तो ऐसे ही एक तरफ हमारा लैंड सिस्टम है, इकोसिस्टम, दूसरी तरफ हमारा मरीन लाइफ है, तो बीच में जो मिलता है दैट इज योर ट्रांजिशनल जोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड योर एस्चुरी इको सिस्टम। तो एस्चुरी इको सिस्टम में मैं ट्रांजिशन जोन भी इजिली कह सकता हूँ। तो इसके एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, टाइडल मार्श, लगून्स, डेल्टाज, ठीक है, रिवर माउथ्स, कोस्टल बेज एंड ऑल दैट। Estuaries are formed due to rise in sea level, movement of sand and the sandbars, glacial process and the tectonic processes। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। देखिए होता क्या है, जैसे ये हमारा यहाँ पे जो है वो लैंड एरिया है और ये हमारा जो है ओशन एरिया है। ठीक है, ओशन। तो ये हमारा वाटर लेवल है यहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ से जो है वो रिवर आ रही है, लैंड से जो है वो रिवर यहाँ पे आके ड्रेन कर रही है। ठीक है, नाउ दिस रिवर इज कमिंग विद सम स्पीड एंड इट इज कैरिंग सम सेडिमेंट्स ऑल्सो। तो ये जो रिवर जो है ओशन में जाने से पहले यहाँ पे जो है कोस्टल एरिया में टेक सम टाइम, और इसकी स्पीड भी काफ़ी स्लो हो जाती है जहाँ पे ये डेल्टा बनाती है, क्योंकि इसको टाइम मिल जाता है, इसकी स्पीड कम होती है, राइट। तो यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स को ये डिपॉजिट कर देती है। लेकिन सपोज ओशन का जो है वाटर लेवल जो है राइज हो जाता है, ओशन का जो वाटर लेवल जो है वो राइज हो जाता है, तो रिवर को अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती, प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। तो ये जो रिवर हाई स्पीड से आ रही है, यहाँ पे तो हाई स्पीड से आ रही है ना, यहाँ पे जाके स्लो हुई थी कोस्टल एरिया में, तो हाई स्पीड के साथ जो है रिवर आपके ओशन में जो है ड्रेन करती है। तो रिवर डज नॉट हैव मच टाइम टू डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ग्रेजुअली। ठीक है, तो एकदम से वो आपके ओशन बॉडी के अंदर एंट्री करती है, एकदम से आपके ओशन बॉडी के अंदर एंटर करती है और वो एस्चुरी बनाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये पीछे से रिवर आ रही है और एकदम से इसने जो है ओशन के अंदर एंट्री किया। अगर इस ओशन का जो है वाटर लेवल यहाँ तक होता, सपोज अगर ये लेवल जो है यहाँ तक होता, तो इसको टाइम मिल जाता आराम से ड्रेन करने में, सेडिमेंट्स को प्रॉपर्ली डिपॉजिट करने में। तो यहाँ पे ये डेल्टा बना सकती थी, यहाँ पे ये डेल्टा बना सकती थी। लेकिन अभी रिवर क्योंकि बहुत फास्ट आ रही है तो इसको डेल्टा बनाने का टाइम ही नहीं मिला। वाई? बिकॉज लेवल ऑफ ओशन वाटर हैज बीन इंक्रीज्ड, सो दैट इज वाई दे डू नॉट मेक डेल्टाज, दे मेक एस्चुरीज। ठीक है, तो अगर वाटर लेवल राइज हो जाता है ओशन का तो वो हमारा यहाँ पे एस्चुरी बनाया जाता है इफ द राइज इन द सी लेवल। ठीक है, अब इसके थोड़ा इंपॉर्टेंस और करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये आपका बेसिक मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है, बट यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले तो यू विल बी एबल टू हैंडल, राइट। तो एक तो हमें पहले ही पता, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन्स। ठीक है, तो जो वेव एक्शन होता है, वेव एक्शन
जो जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन हुआ, जैसे सुनामी वेव्स हो गई, तो ये क्या करता है, एस्चुरी वाले एरिया में जो मैंग्रोव्स होते हैं, जो एस्चुरी वाला एरिया होता है, ये उन स्ट्रॉन्ग वेव की जो एक्शन होती है उसको काम कर सकता है, उनको थोड़ा सा, यानी कि उनकी इंटेंसिटी को कम कर सकता है। बेसिकली मेरा कहना, जैसे पीछे से सुनामी आ गया तो एस्चुरी वाले एरिया में जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है, और अगर वहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज भी हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है, तो ये काफ़ी अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकता है। तो दे ऑल्सो प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन, दी ऑल्सो प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन, ठीक है। और एस्चुरीज बिकॉज हमें पता है कि बहुत ही प्रोडक्टिव एरियाज होते हैं, तो जब डेफिनेटली जो प्रोडक्टिव एरिया होंगे तो पॉपुलेशन भी वहीं पे सेटल डाउन होगी। तो वर्ल्ड के 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, दिस इज सिचुएटेड अराउंड एंड नियर द एस्चुरी एरियाज। जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे एस्चुरीज और डेल्टाज बनते हैं, मोस्टली आपकी 60% पॉपुलेशन वहीं पे सेटल डाउन होती है। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्योंकि ये प्रोडक्टिव एरिया होते हैं तो फिशरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है कमर्शियल आस्पेक्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं तो उनकी इनकम का बहुत बड़ा सोर्स होता है फिशरी, ठीक है। तो अगर एस्चुरी एरिया में जो है फिशरी काफ़ी ग्रो करती है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। मैंग्रोव्स भी यहाँ पे ग्रो करते हैं, मैंग्रोव्स यहाँ पे ग्रो करते हैं क्योंकि प्रोडक्टिव एरिया होता है, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडियन एस्चुरी इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो इंडिया में देखो देयर आर 14 मेजर रिवर्स, 44 मीडियम रिवर्स एंड 162 माइनर रिवर्स। अब ये सब रिवर क्या करेंगी, डेफिनेटली दे विल गेट ड्रेन्ड। कहाँ पे ड्रेन करेंगी, आपके ओशंस में ड्रेन करेंगी, या तो आपका बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेंगी, या फिर आपका अरेबियन ओशन में ड्रेन करेंगी। तो मेजर रिवर हमारी यहाँ पे ड्रेन करती हैं, जो माइनर और इंटरमीडिएट रिवर होते हैं वो इन्हीं की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे आपका गंगा है ना, ब्रह्मपुत्रा, वो लोग बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। आपकी महानदी है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऑल दीज रिवर्स दे आर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। जैसे आपकी नर्मदा, तापी, साबरमती, राइट, ऑल दीज रिवर्स आर ड्रेनिंग इन द अरेबियन ओशन, अरेबियन ओशन। तो बात यही है कि ये जब इंडिया में इतनी सारी रिवर्स हैं, इतनी सारी रिवर्स तो डेफिनेटली यहाँ पे एस्चुरीज भी मिलेंगी आपको, है ना, बहुत सारी एस्चुरी मिलती हैं। स्पेशली जो वेस्ट में, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, जो अरेबियन ओशियन के अंदर जो है, अरेबियन सी के अंदर ड्रेन करती हैं, वो हमारी जो है एस्चुरी बनाती हैं, वो बनाती हैं एस्चुरी। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, वो हमारी डेल्टा बनाती हैं, वो हमारी डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, वो हमारी डेल्टा बनाती हैं। तो इसका मतलब यही है कि एस्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे होते हैं वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे होते हैं वेस्टर्न घाट। तो और वेस्टर्न घाट से जो रिवर ओरिजिनेट होती हैं वो काफ़ी हाई स्पीड के साथ जो है ओशन में ड्रेन करती हैं। क्योंकि वो हाई स्पीड के साथ ड्रेन करती हैं तो एस्चुरी बनता है, बिकॉज दे डायरेक्टली एंटर इनटू द ओशन। लेकिन डेल्टा में दे डो नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू द ओशन, देयर स्पीड इज लो। फर्स्ट दे विल मेक सम डेल्टा, दे विल डिपॉजिट देयर सेडिमेंट्स एंड देन दे विल एंटर इनटू द ओशन, ठीक है। तो वो आपका मिलता है कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट पे। वेस्टर्न कोस्ट पे क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो काफ़ी हाई होते हैं, तो यहाँ पे रिवर की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, रिवर की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, और वैसे भी अरेबियन ओशन में जो है, जब हिमालय की फॉर्मेशन हुआ था, जब आपका इंडियन पेनिनसुला स्ट्राइक किया था तिब्बतन प्लेट के साथ स्ट्राइक किया था, तो ये वाली जो कोस्ट है हमारी, यहाँ पे सी का लेवल जो है वो राइज हो गया था, सी लेवल जो है राइज हो गया। तो जहाँ पे सी लेवल राइज होता है वहाँ पे क्या होता है आपको पहले से ही पता है, वहाँ पे आपकी एस्चुरीज बनती हैं, एस्चुरीज बनती हैं, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट पहले से ही कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंडियाज मेजर एस्चुरीज अकर इन द ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पे जो है, वेस्टर्न कोस्ट पे, अरे मेरा इसका मतलब ये है कि जैसे आपका इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मोस्ट ऑफ द इंडियाज मेजर एस्चुरीज अकर इन द ईस्टर्न कोस्ट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज योर वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेस्ट लिख सकते हो, तो मेक दिस करेक्शन, ठीक है, मेक दिस करेक्शन। जैसे आपका यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब डेल्टा बनाती हैं, ये सब डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और जो ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में फ्लो करती हैं, वेस्ट में फ्लो करते हैं, वो सब आपकी एस्चुरीज बनाती हैं, एस्चुरी। हालांकि ये ब्रॉड टर्म है, जबकि जो आपके चैप्टर में जो बुक के अंदर एस्चुरी टर्म लिखा हुआ है, इन्होंने डेल्टा को कोई सेपरेटली इन्होंने डिस्कस नहीं किया है,
ठीक है, तो इन्होंने एस्चुरी इकोसिस्टम के अंदर ही डेल्टा को भी इंक्लूड कर लिया है टू, मतलब अगर आप ब्रॉड टर्म पे अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग देखो, हालांकि डेल्टा इकोसिस्टम और एस्चुरी इकोसिस्टम तो सेपरेट इकोसिस्टम होते हैं, बस दे हैव इंक्लूडेड डेल्टा इकोसिस्टम ऑल्सो इसी के अंदर, इसीलिए इन्होंने शायद यहाँ पे ये जो है ईस्ट कोस्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम आप इसकी अगर माइक्रो डिवीजन देखोगे तो आपके वेस्ट कोस्ट पे जो है वो एस्चुरी मिलती हैं, ईस्ट कोस्ट पे जो है आपकी डेल्टा मिलता है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड ऑल दैट। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो देखिए वही सेम है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ने क्या करा, इन कॉन्ट्रास्ट एस्चुरी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट आर स्मॉलर। देखिए वो डेल्टा का ही मतलब, देखो डेल्टा जो है वो बड़ा होता है, डेल्टा इज लार्जर देन द एस्चुरी, बिकॉज डेल्टा में काफ़ी लैंड एरिया कवर किया जाता है, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट होते हैं, ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं। तो इसने क्या कर रखा है इस आपके चैप्टर में, इन्होंने जो है दोनों को ही एस्चुरी मान लिया है। ठीक है, इन्होंने डेल्टा को सेपरेटली कवर नहीं किया है, तो उसी हिसाब से ये कह रहा है कि जो ईस्टर्न कोस्ट में है, ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पे एस्चुरी जो है सिस्टम बड़ा है, और वेस्टर्न कोस्ट में जो है इट इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर। बट अगर आप माइक्रो डिवीजन देखोगे तो एस्चुरी डिफरेंट होती हैं और डेल्टा डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो इक्वली भी एक ब्रॉडर टर्म के तौर पे भी इसको बोल सकते हो, एस्चुरी इज अ ब्रॉडर टर्म। ठीक है, वो उसके हिसाब से भी इसको बोल सकते हो। अगर एस्चुरी का मैं ब्रॉडर टर्म में लूँगा तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि ईस्टर्न कोस्ट पे जो है इट इज़ ब्रॉडर एंड और ह्यूज, बिगर, और वेस्ट कोस्ट पे जो है इट इज़ स्मॉलर। वेस्ट कोस्ट पे इज इज स्मॉलर, वाई? बिकॉज जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर होती हैं दे कैरी मोर सेडिमेंट्स एंड दे ऑल्सो कैरी मोर वाटर। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट वाली रिवर ज़्यादा वाटर कैरी करती हैं एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट रिवर्स। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इस ईस्टर्न इकोसिस्टम के साथ क्या क्या इशू हो गए हैं हमारे, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद। देखिए सबसे बड़ी बात तो है जो है हम बोटिंग और फिशिंग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं, बोटिंग और फिशिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है, वो डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, और क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैचमेंट करते हैं, हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी करते हैं, उसकी वजह से जो यहाँ का वाटर फ्लो है ना वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, वाटर फ्लो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। देखिए गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, देखिए गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा ये सब आपका क्या है, डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा। बट आपकी बुक में जो है इनको भी एस्चुरी के अंदर ही इंक्लूड किया हुआ है। दैट इज़ नॉट इनकरेक्ट अगर आप इनको एस्चुरी इकोसिस्टम बोलते हो तो एस्चुरी इकोसिस्टम इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म जिसके अंदर एस्चुरी और डेल्टा दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर आप सेपरेटली बोलोगे डेल्टा और एस्चुरी, फिर आप बोल सकते हो कि ईस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर इंडिया में हैं वो बनाती हैं डेल्टा, और वेस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर हैं वो बनाती हैं एस्चुरी, राइट। बट एस्चुरी इकोसिस्टम इज अ ब्रॉड टर्म, ये मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, फूड की डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टारगेट फिश, ठीक है, जैसे ट्यूना फिश या किसी भी तरह की फिश अगर हम लोग पकड़ते हैं तो उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन भैया हम लोगों ने कर दिया है। तो दीज ऑल आर द इश्यूज जो हम लोग वहाँ पे, एक्वा कल्चर जो आर्टिफिशियली हम लोग वहाँ पे कुछ एरिया को जो है डिमार्केट करते हैं, जहाँ पे स्पेशली फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं, मतलब जहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, फिशेस के लिए स्पेशली फूड डाला जाता है, और वहाँ पे एक्वा कल्चर किया जाता है। ठीक है, एक्वा कल्चर जो वाटर बेस्ड कल्चर होता है, तो फिशेस वगैरह को ग्रो करने के लिए हम लोग एक्वा कल्चर प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो कोस्टल एरिया से लगते हुए एरिया है एक्वा कल्चर, तो ये एक्वा कल्चर भी जो है हमारे एस्चुरी इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब लगून और एस्चुरी के बीच में क्या डिफरेंस, देखिए डेल्टा के बीच में और एस्चुरी के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। एस्चुरी इकोसिस्टम इज अ ब्रॉड टर्म जिसमें एस्चुरी और डेल्टा दोनों इंक्लूड होते हैं। बट अगर आप एस्चुरी फॉर्मेशन को देखो सेपरेटली तो फिर वो डेल्टा फॉर्मेशन से सेपरेट होती है। लेकिन लगून और एस्चुरी के बीच में भी कुछ डिफरेंस होता है। लगून और एस्चुरी के बीच में क्या डिफरेंस है, देखिए एक तो बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एस्चुरी जो होती है ये बनती है किसकी वजह से, रिवर की वजह से। जब रिवर ओशन के अंदर ड्रेन करती है स्पीड के साथ, डायरेक्टली उसके अंदर ड्रेन हो जाती है, तब बनती है एस्चुरी। लगून का रिवर से एज सच कोई लेना देना नहीं है। लगून तब बनता है जब ओशन वाटर जो है वो लैंड के अंदर जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, ओशन वाटर। ठीक है, तो जैसे ये हमारा यहाँ पे ओशन है, पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसके इधर भी ओशन हो रहा होगा, तो ओशन वाटर जब आपकी लैंड में अंदर आ जाता है और एक लेक बना देता है, इसे कहते हैं लगून। लगून, तो ओशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ द आउटकम ऑफ, लगून इज
lagoon formation is the outcome of the ocean water which is penetrated inside the land, but estuary formation is outcome of the river. तो दोनों में फर्क है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि जो लगून होंगे ये आपके जो है सोल्टी होते हैं, सोल्ट वाटर होता है इनके अंदर, और एस्चुरी के अंदर कैसा होगा, ब्रैकिश वाटर होता है, क्योंकि वहां पे फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई। तो लगून कैसे बना समझ में आ गया आपको, जब ओशन वाटर जो है वो लैंड के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। तो लगून इज नथिंग बट अ स्ट्रेच ऑफ सोल्ट वाटर, इट इज नथिंग बट अ स्ट्रेच ऑफ सोल्ट वाटर विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी। अब सी से थोड़ा सा सेपरेट हो गया होता है, बट ये वाटर इसके अंदर सी वाला ही होता है, ओशन वाला ही होता है। ठीक है, तो तो यहाँ पे ये बनाया जाता है। जैसे केरला के अंदर जो है बहुत सारे लगून पाए जाते हैं, केरला में, केरला कोस्ट पे। तो केरला कोस्ट में क्या है, अरेबियन सी जो होता है हमारा, उसमें से काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है वो लैंड में पेनिट्रेट कर गया होता है। तो इट मेक्स मैनी स्मॉल रिवर्स ऑल्सो, इट मेक्स मैनी बिग लेक्स ऑल्सो। ठीक है, तो केरला में उनको बोलते हैं बैक वाटर, इसको कयाल भी कहा जाता है। दे आर कॉल्ड कयाल्स इन केरला, बैक वाटर्स। क्यों? क्योंकि ओशन वाटर जो है बैक आ गया है, बैक साइड में आ गया है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैक वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इन एस्चुरी द वाटर फ्लोज फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग। वही मैंने आपको बताया, जो रिवर होती है हाई स्पीड के साथ एंटर करती है, लेकिन लगून क्या होते हैं, वो शैलो होते हैं, शैलो होते हैं, और इनके अंदर जो पानी का फ्लो है वो भी बहुत स्लो होता है, स्लगिश। ठीक है, एस्चुरी जो है दे आर यूजुअली डीपर, व्हाई, बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू द ओशन, बट लगून जो है दे आर शैलोर, दे आर नॉट एज डीप एज योर एस्चुरी इकोसिस्टम। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस यू नीड टू सी दैट। ठीक है, लगून्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉलिंग इन द सी लेवल। लगून जो है सी वाटर के फॉल करने से हुए हैं, लेकिन एस्चुरी जो है सी वाटर के राइज करने से हुए हैं। ठीक है, तो दोनों में ये भी फर्क है। अगर एग्जाम में आपको आ जाए डिफरेंस बिटवीन लगून एंड इकोसिस्टम एस्चुरी, आई थिंक अभी आप उसको कर पाओगे। तो लगून किसकी वजह से बनता है, लगून बनता है जब ओशन वाटर जो है वो लैंड के अंदर एंटर कर जाता है, इन्वेड कर जाता है। तो इट इज अ स्ट्रेच ऑफ योर ओशन। बट एस्चुरी कब बनती है, जब आपकी रिवर ओशियंस के अंदर एंट्री करती है। तो दोनों का सोर्स अलग अलग है। एस्चुरीज का सोर्स होता है रिवर्स, और लगून्स का सोर्स होता है यूर ओशियंस। लगून्स के अंदर जो है आपको सलाइन वाटर मिलता है, लेकिन एस्चुरी के अंदर आपको ब्रैकिश वाटर मिलता है। ठीक है, सो दोज आर द थिंग्स। तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना। ठीक है, तो जहाँ पे एस्चुरी और डेल्टा वगैरह आपको मिलता है, यानी कि जहाँ पे आपका कोस्टल जो एरिया होता है वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, मैंग्रूव्स। मैंग्रूव्स, तो कोस्टल एरिया में आपको कैसा वाटर मिलेगा, इधर सलाइन और ब्रैकिश। जनरली सलाइन मिलता है, लेकिन जहाँ पे रिवर्स जो है फ्रेश वाटर जो लेके आती है वहाँ पे आपको मैंग्रोव ट्रीज मिलते हैं। मैंग्रोव, तो ये बड़ी खास किस्म के ट्री होते हैं, बड़ी खास किस्म के ट्री होते हैं मैंग्रोव ट्रीज। गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्योंकि ये सोल्ट वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, तो दे हैव अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सर्वाइविंग इन द सोल्ट वाटर। देखिए इनके अंदर बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। वो क्या कर सकते हैं, रहते वो सोल्ट वाटर के अंदर है, बट दे हैव अ प्रॉपर्टी टू रिलीज और टू सीक्रेट द सोल्ट आउट ऑफ देयर सिस्टम, सो दैट दे कैन कंज्यूम ओनली फ्रेश वाटर। सोल्ट वाटर में से फ्रेश वाटर को सेपरेट कर देते हैं, सोल्ट को अलग कर देते हैं, तो फ्रेश वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इनकी बड़ी ही यूनिक प्रॉपर्टी है। लेकिन जैसे आपके आसपास जो पेड़ मिलते हैं, जैसे मान लो नीम का पेड़ है या मैंगो का ट्री है, अगर उसको आप सोल्ट वाटर डालने लगोगे रोज रोज तो वो मर सकता है। लेकिन ये जो मैंग्रोव ट्री होते हैं, दे हैव अडेप्टेड वेरी वेल विद द सलाइन वाटर, तो वो सलाइन वाटर के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जो इंटर टाइडल जोन होता है, टाइड सबको पता है, हाई टाइड और लो टाइड आती है ओशंस के अंदर। ठीक है, वर्टिकली जो है ओशन का वाटर जो है वो राइज करता है और फॉल करता है, उसे बोलते हैं टाइड। ठीक है, तो ये जो राइज और फॉल जो होता है, वो जो बीच का लेवल होता है उसको बोलते हैं टाइडल रेंज, उसको बोलते हैं टाइडल रेंज। तो ये जो हाई टाइड और लो टाइड होता है उसके बीच में ही आपको मिलते हैं क्या, मैंग्रोव ट्रीज। मैंग्रोव ट्रीज मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं, आपके ट्रॉपिकल एरियाज में और सब ट्रॉपिकल एरियाज में। भैया ये आपके टेम्परेट रीजन में नहीं मिलते हैं। सो दे नीड हाई टेम्परेचर टू ग्रो, हाई टेम्परेचर इनको चाहिए होता है मैंग्रोव्स को। ठीक है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में आपको दिखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दे हैव अ वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो सोल्ट को अलग कर सकते हैं।
तो उनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, जो उनकी ब्रांचेज होती हैं, स्पेशली रूट्स, ठीक है, तो रूट्स जो हैं वो सोल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो दे हैव अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स। तो ये जो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो इनके जो रूट्स होते हैं, इनकी जो आउटर सरफेस होता है रूट्स का, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, सोल्ट को बाहर निकाल देते हैं, अपने पोर्स के थ्रू एक्सेस सोल्ट को बाहर निकाल देते हैं, और जो उस प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह की खास जो पोर्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। दे आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। ये पिछली वीडियोस में भी आपको मैं करवा चुका हूँ न्यूमेटोफोर्स। जब हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, उसमें आपको मैंने मैंग्रोव फॉरेस्ट सिस्टम भी बताया था। तो ब्लाइंड रूट्स भी बोल सकते हैं, ब्लाइंड रूट्स। So these blind roots have a special characteristics in which they have some pores. They have some pores, hole type के होते हैं। They have some pores on their outer skin, ठीक है, जहां से excess salt को निकाल देते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं ताकि ये प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस कर सके। न्यूमेटोफोर्स इज अ वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिन्हें हम लोग ब्लाइंड रूट भी बोलते हैं, जिन्हें हम ब्लाइंड रूट भी बोलते हैं। द बेस्ट लोकेशन आर वेयर अबंडेंट सिल्ट इज ब्रोट डाउन बाय द रिवर्स और ऑन द बैक शोर ऑफ द एक्रीटिंग सैंडी बीचेस। तो बीच वगैरह पे मिलते हैं भैया, बीच वगैरह पे मिलते हैं, और वहाँ पे भी मिलते हैं जहाँ पे रिवर्स जो है वो सैंड लेके आती हैं, सिल्ट लेके आती हैं, क्ले लेके आती हैं, ठीक है। तो स्पेशली जो डेल्टा रीजन होते हैं वहाँ पे आपके मैंग्रोव बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इनकी बड़ी खास बात एक और होती है, वो ये होती है कि जब ये पेड़ बड़े होते हैं ना, जब ये पेड़ बड़े होते हैं, दे कैन स्टैंड सोल्टी वाटर, मतलब दे कैन बेयर द सोल्टी वाटर, उसको सहन कर सकते हैं। लेकिन जब ये छोटे होते हैं, तब अगर आप इनको सोल्ट वाटर के अंदर ग्रो करने की कोशिश करोगे तो नहीं ग्रो होंगे। तो यानी कि जो सीड होता है मैंग्रोव ट्रीज का, दैट सीड डज नॉट हैव कैपेसिटी टू ग्रो इन द सोल्ट वाटर, बट व्हेन दैट सीड जर्मिनेट्स, तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, देन इट कैन विदस्टैंड द सोल्टी वाटर। तो आप बोलोगे सर तो ये जो सीड कहाँ पे ग्रो करेगा? अब पानी के अंदर देखो ये पेड़ लगा हुआ है, अगर यहाँ से सीड पानी के अंदर ग्रो गिरेगा तो यहाँ तो वो ग्रो नहीं कर सकता। तो इन्होंने स्पेशल मैकेनिज्म अपना इनका होता है रिप्रोडक्शन के लिए। वो क्या होता है, जैसे पेड़ होता है ना, जैसे सपोज ये पेड़ है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है, और ये पेड़ है। तो ये क्या करते हैं, इन ट्रीज पे क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ से सीड जो है वो गिरा नीचे और वो पानी के अंदर चला गया। अब पानी के अंदर तो ये सर्वाइव करेगा नहीं, तो ये क्या करते हैं, जब सीड ऊपर से गिरता है किसी ब्रांच से, तो ऊपर से जब सीड गिरता है तो उसी की ब्रांच पे जाके वो सेटल डाउन हो जाता है। तो वो जो सीड होता है ना, उस ब्रांच के ऊपर ही ग्रो करता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, देन इट फॉल्स डाउन टू द वाटर, तब वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकता है। तो इट्स अ वेरी यूनिक मैकेनिज्म ऑफ reproduction, because seed cannot survive in the salty water, but when seed germinates or when it attains some growth, then it can survive into the salt water। तो इस तरह की जो स्पेशल रिप्रोडक्शन होती है उसको बोलते हैं विविपैरिटी, विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, याद रहेगा आपको ये। सो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट बड़े ट्रीज के पास तो वो तो कर ही सकते हैं सोल्ट वाटर को, क्योंकि उनके पास तो जो है न्यूमेटोफोर्स होते हैं, लेकिन छोटे वाले सर्वाइव नहीं कर सकते। तो छोटे वाले क्या करते हैं, ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ब्रांच के ऊपर ग्रो करने के बाद थोड़े जब वो बड़े होने लगते हैं तो पानी में ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है भैया? मैंग्रोव ट्रीज जो हैं बहुत बड़े लेवल पे फ्लोरा फोना को, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपका बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर, वैसे पूरे इंडिया में जो टाइगर पाया जाता है दैट इज़ बंगाल टाइगर, बट जो आपका मैंग्रोव एरियाज़ में पाया जाता है वहाँ पे भी आपका बंगाल टाइगर मिलता है। दूसरा भी और भी बहुत सारे वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर टाइगर। लेकिन यहाँ पे जो आपके ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जो स्पीसीज होते हैं, दे ऑल्सो हैव अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी, दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द सोल्ट वाटर, और बहुत अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। जैसे जो मैंग्रोव जो टाइगर, जो बंगाल टाइगर आपका सुंदरबन में पाया जाता है, सुंदरबन में, अब उस टाइगर के वो बहुत अच्छा स्विमर होता है,
और वो सोल्ट फिश को भी कंज्यूम कर लेता है। लेकिन सपोज करो आपका जो है छत्तीसगढ़ में टाइगर है, बंगाल टाइगर, छत्तीसगढ़ वाला बंगाल टाइगर बहुत अच्छा स्विमर नहीं होगा, और वो जो है फ्रेश वाटर में जो फिश जो ग्रो करती हैं उनके उनको उनको जो है कंज्यूम करता है, सोल्ट वाटर को नहीं कर सकता है। क्योंकि आप जहाँ पे रहते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हो। ठीक है। तो आपका जो एस्चुरीज होती हैं, जो मैंग्रोव्स होते हैं, बहुत ही यूनिक तरह के यहाँ पे फ्लोरा और फोना पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ये जो बाहर निकली हुई हैं रूट्स, ठीक है, टैप रूट्स, ये जो बाहर निकली हुई हैं रूट्स, ये क्यों निकली हुई हैं? क्योंकि जब रूट्स पानी के अंदर होंगी तो उनको रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो कुछ रूट्स जो हैं इन पेड़ों की बाहर निकली होती हैं ताकि वो प्रॉपरली रेस्पिरेशन कर सके, वो एयर से जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी लेते हैं वो लोग, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। तो बहुत यूनिक तरह का यहाँ पे जो है इकोसिस्टम जो है डेवलप हुआ है। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, दे ऑल्सो एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टेड बैरियर टू अस। तो जब सुनामी वगैरह आती है, हरिकेन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो ये जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो सेटलमेंट है, उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि दे एक्ट लाइक अ बैरियर। ये फ्लडिंग की स्पीड को कम कर देते हैं, सुनामी की स्पीड को कम कर देते हैं। तो इट बहुत बढ़िया जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये वुड्स, फायर वुड, मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो इनके बेसिस पे वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, बोट इंडस्ट्री, फायरवुड इंडस्ट्री, मेडिसिनल इंडस्ट्री। तो बहुत सारे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराता है। और जैसे न्यूमेटोफोर्स का मैंने आपको बताया, ये जो आप देख रहे हो ना, ये न्यूमेटोफोर्स, ये इनको हम बोलते हैं प्रोप रूट्स, प्रोप। ठीक है, दे आर कॉल्ड प्रोप रूट्स, क्योंकि ये पानी से थोड़ा बाहर निकले होते हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो बहुत सारा फ्लोरा फोना को ये यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को, भैया ठीक है प्लांट्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो अब्जॉर्व करेंगे ही करेंगे। सो दे आर अ वेरी लार्ज कार्बन सिंक। ठीक है, कार्बन सिंक भी है बहुत बड़ा। तो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। इंडिया में अगर मैं बात करूँ, इंडिया में देखो 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इंडिया में। 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है इंडिया में। इट्स अ ह्यूज कोस्ट लाइन, इट्स अ ह्यूज कोस्ट लाइन। तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन पे जो है बहुत सारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे गंगेटिक डेल्टा में और जो रिवर डेल्टास होते हैं वहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यू कैन ईजिली सी। ठीक है, महानदी, गोदावरी, मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात। ठीक है, गोवा में, महाराष्ट्र में भी मैंग्रोव्स मिलते हैं। कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है यहाँ पे मैंग्रोव्स मिलते हैं, सुंदरबन, महानदी रिवर एंड ऑल दैट। ठीक है, यहाँ पे पाक बे में भी आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द सम लोकेशंस। बट इसके अलावा मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा लोकेशन प्रोवाइड की हुई हैं ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हो। ठीक है। सो दी जैसे महाराष्ट्र में जो है दीज आर सम ऑफ द मैंग्रोव्स, कर्नाटका में जो है दीज आर सम ऑफ द मैंग्रोव्स। ठीक है, तमिलनाडु में दीज आर सम ऑफ द मैंग्रोव्स। तो यू कैन ऑल्सो सी दीज लोकेशंस एंड यू कैन ऑल्सो मेमोराइज द नेम्स ऑफ द मैंग्रोव्स विच आर फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ से देख सकते हो। तो ये है इंडिया में मैंग्रोव का स्टेटस। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं गुजरात। ठीक है, रत्नागिरी फॉरेस्ट में आपका महाराष्ट्र और केरला वाले और गोवा वाले रीजन, गोवा में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तमिलनाडु में पाए जाते हैं, सुंदरबन, महानदी। और जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की है एक बार उसको भी आप देख लीजिए। 2019 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें जो है मैंग्रोव्स का क्या स्टेटस है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको थोड़ा सा बताया था। तो इट्स ऑल ऑफ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इट्स ऑल ऑफ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इंडिया में जो है कितना, वर्ल्ड का 3 से 4% जो है इंडिया में वर्ल्ड का मैंग्रोव पाया जाता है। तो इट्स अ वे ह्यूज परसेंटेज। दुनिया भर का 3 से 4% मैंग्रोव जो है इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक है, इंडिया का 0.15% टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो मैंग्रोव से कवर्ड है। सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल अकाउंट्स फॉर द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल एरिया। सुंदरबन का मैंग्रोव इतना बड़ा है कि ऑल ओवर इंडिया जितना मैंग्रोव पाया जाता है उसका 50% तो सिर्फ आपका वेस्ट बंगाल में ही मिलता है। और कौन कौन से टॉप 5 स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्रा एंड ओडिशा। अंडमान निकोबार, आंध्रा एंड ओडिशा, दीज आर द 5 टॉप मोस्ट स्टेट्स जहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है,
चलिए अगला देख लेते हैं। ये तो थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की। थोड़ा सा अगर आपको ये देखना है तो आप इसको भी देख सकते हो, अदरवाइज छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब मैंग्रोव्स का थ्रेट कौन कौन से हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द मैंग्रोव्स। तो सबसे बड़ी बात तो भैया अर्बनाइजेशन ही हम लोग कर रहे हैं कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अर्बनाइजेशन वाली ही है। बड़े बड़े सिटीज़ हम लोगों ने डेवलप कर दिया, बड़ी बड़ी पोर्ट्स हम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, एक्वा कल्चर वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्री से हम लोग क्या करते हैं, पोल्यूटेंट्स को रिलीज़ करते हैं वो कोस्टल एरिया में, ओशियंस के अंदर। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो जो इंडस्ट्रियल सीवेज होता है ये हमारे मैंग्रोव ट्रीज़ को नुकसान पहुंचाता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, एक्वाकल्चर वगैरह आपको ऑलरेडी मैंने करा दिया है। देखिए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में पिछले 3 डिकेड में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 40% मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं इन द वेस्टर्न कोस्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू फार्मलैंड्स। मतलब खेत वेत बना दिए वहाँ पे और हाउसिंग कॉलोनीज वगैरह हम लोगों ने बना दी वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, 40% है, इट्स अ ह्यूज परसेंटेज। और किस लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर हाउसिंग कॉलोनी, फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको थ्रेट्स को देख लीजिए। अब जब थ्रेट्स हैं तो डेफिनेटली अब देखो मैंग्रोव्स आर वेरी क्रूशियल फॉर आवर इकोसिस्टम, फॉर आवर, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है एंड ऑल दैट। तो वो थोड़ा सा बेनिफिट्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं। सो वाओ नाउ वी नीड टू कंजर्व आवर मैंग्रोव्स, बिकॉज अगर मैंग्रोव नहीं रहेंगे तो कोस्टल एरिया में बहुत नुकसान होने वाला है इन द टाइम्स ऑफ हरिकेन्स, साइक्लोन्स, फ्लडिंग एंड ऑल दैट। ठीक है, तो भैया कंजर्व भी करना पड़ेगा इनको। कंजर्व कैसे कर रहे हैं हम लोग, आर्टिफिशियल सीडिंग कर रहे हैं, हम लोग आर्टिफिशियल सीडिंग कर रहे हैं। तो नेचुरल ग्रोथ करने के बजाय हम मैंग्रोव के जो सीड्स होते हैं उनको आर्टिफिशियली जो है प्लांटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो गुजरात में ये चीज़ किया गया है और गुजरात में देखा गया है कि पिछले 15 साल के अंदर अंदर जो है मैंग्रोव्स की जो एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने भी जो है इको डेवलपमेंट कमिटीज़ जो हैं और वन संरक्षण समिति इनको एस्टेब्लिश किया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव एरियाज। ठीक है, महाराष्ट्र में भी जो है रेस्टोरेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1991 है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर भी हम लोगों ने मैंग्रोव्स के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा इसको देख लेना, हालांकि इसको हम लोग करेंगे EIA नोटिफिकेशन। अभी नया नोटिफिकेशन भी आया था EIA का, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसकी भी हम अच्छे से असेसमेंट करेंगे। उसके अंदर कुछ इश्यूज़ थे, इट वाज अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल इशू जब इसको रिलीज़ किया गया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927 इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द मैंग्रोव इको सिस्टम। ठीक है, मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर ये इनिशिएटिव है जो किसने लिया है, IUCN और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक मिल के जो है मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव लिया हुआ है, स्पेशली फॉर द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल कंट्री, जिसके अंदर एशियन कंट्रीज भी इंक्लूड होती हैं। तो इसके कौन कौन से 2 ऑब्जेक्टिव हैं, टू स्ट्रेंथन द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कोस्टल डेवलपमेंट, टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स एंड इनफैक्ट द, वही बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई एज सच कोई स्पेसिफिक इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एशियन कंट्री है, जैसे इंडिया है, तो मे बी दे कैन प्रोवाइड सम फंडिंग टू द स्टेट्स जहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज ग्रो करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए वो चीज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग जो है इट इज़ योर कोरल रीफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ। तो अभी हम लोग कोरल रीफ कर लेते हैं। ठीक है,